एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, समझ लीजिए ऐसा है। आउटपुट बाय इनपुट से। तो हायर मान लेते हैं, इसको लोअर मान। एफिशिएंसी क्या? ये क्या बोल रहे हैं? पूरा एक हीट इंजन है। ऐसा हीट इंजन है रिवर्सिबल। मान लीजिए हीट इंजन लिखिए, ठीक है। टू रिजर्वायर ऑफ टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। हीट इंजन है जो कौन से टेम्परेचर रेंज पे काम कर रहा है, 700 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ये मान लीजिए हायर है, ये 700 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में करेंगे तो कितना होगा, कोई बताए जल्दी। सर 973। 973 केल्विन। क्लियर है ये चीज, ठीक ना। अब लोअर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे तो 323। 323 केल्विन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ठीक है। अब क्या बोला जाए, इंजन ड्राइव्स आर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। देखिए ये हीट इंजन है, ये क्या करेगा, मान लीजिए Q1 कुछ हीट लेगा, Q2 निकालेगा, कुछ वर्क करेगा, करता है कि नहीं? इंजन का यही काम है ना, कुछ वर्क देगा, ठीक। मान लीजिए W1। अब ये क्या कर रहा है ना, पूरा ये जो इंजन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक फ्रीज को चला रहा है। कैसे चला रहा है देखिए, हम लोग को फ्रीज में क्या पता है, रेफ्रिजरेटर में कि वो क्या करता है, वर्क इनपुट लो देता है कि टेम्परेचर नहीं। से हाई टेम्परेचर पे सर वर्क हाँ, देने पे। और उसमें वर्क देने पे तो हम क्या करेंगे, देखिए हीट इंजन से क्या जो वर्क हमको निकल रहा है, हम इसको फ्रीज में दे सकते हैं कि नहीं। इंजन से हम क्या करेंगे, फ्रीज चलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यस क्वेश्चन सर। क्या है? ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है कि जो फ्रीज है ऑपरेट विद रिजर्वायर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। हो रहा है कि ऐसा फ्रीज है जो 50 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है। तो देखिए ये नीचे वाला 50 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, यही वाला। मतलब क्या है, जो इसका सिंक है लो टेम्परेचर,
यहाँ से ये क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर इसके बीच में काम कर रहा है। और देखिए इसका लोअर टेम्परेचर कितना होगा, चलो इसको हम मान लेते हैं कंफ्यूजन ना होने के लिए T1, ठीक है। इसको मान लेते हैं कंफ्यूजन ना होने के लिए T2 और इसको मान लेते हैं T3। ये कितना में देखिए -25 मैं बता सकता हूँ -25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 248 248 केल्विन। क्लियर है कि नहीं, देखिए क्या होगा, एक इंजन है 700 डिग्री सेल्सियस सोर्स है, 50 डिग्री सेल्सियस सिंक है। Q1 हीट लेता है, वर्क कुछ करता है, और Q2 और ये वर्क क्या कर रहा है, फ्रीज को दे रहा है, ठीक है। इसको लिख देते हैं रेफ्रिजरेटर, जो कि किसके बीच में काम कर रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब जो इसका सिंक है, इंजन का सिंक, उसी के बीच में ये काम कर रहा है। चलिए क्या हो रहा था, हम लोग को क्या पता है, फ्रीज क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से लेता नहीं, यस सर और फिर हायर टेम्परेचर पे मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Q4, ठीक है। इसको मान लेते हैं Q3 और ये वर्क इसको दे रहा है। क्लियर है कि नहीं, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्या कैसे बन रहा है, फ्रेम समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। यस देखिए सर। एक हीट इंजन है, ठीक है। हीट इंजन का हम सब बना लिए, कौन टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है, 700 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर दिए। क्या बोल रहा है, और क्या कर रहा है, जो इंजन है ये फ्रीज को चला रहा है, ठीक है। इंजन से क्या हमको आउटपुट मिल रहा है, और हमको क्या पता है, जब फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें हमको इनपुट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। इंजन हमको Yes, sir. आउटपुट देता है, मगर फ्रीज हमसे इनपुट लेता है। तो हम क्या किए, हम ऐसा डिवाइस बनाए कि चलो हीट इंजन से जो हमको वर्क निकलेगा हम फ्रीज में डाल देंगे। फ्रीज में डाल देंगे तो क्या होगा, मेरा फ्रीज काम करने लगेगा, ठीक है। तो पूरा फ्रीज के बारे में दे दिया है कि 50 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, देखिए इसका जो सिंक है आपका इंजन का, उसी इंजन का सिंक से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ये इसका सिंक है, और देखिए ये किसके बीच में काम कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, आप देखिए यहाँ तक है, ठीक है। इफ द हीट ट्रांसफर टू द इंजन इज 25 किलो जूल, मतलब देखिए द हीट ट्रांसफर टू द इंजन इज 25 किलो जूल, बताइए तो क्या है, तो बता सकते हैं ये किसका वैल्यू, Q1 सर Q2 Q3 Q4 क्या है ना, Q हमारे पास Q1 किसका है वैल्यू, सर ये Q1 है। क्लियर है कि नहीं, देखिए इंजन को बोल रहा था हीट ट्रांसफर टू द इंजन, क्लियर है, ये क्या आ जाएगा 25 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, Yes, sir. यस सर चलिए। and the net work output of the combined engine refrigerator plant is 400 kg। इसका मतलब क्या हुआ, नेट, नेट मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट, नेट बोलते हैं ना रिजल्टेंट, हो रहा है कि हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पर लगाए, ठीक है। तो दोनों जो कंबाइन हुआ ना, क्या हुआ, जो नेट वर्क आउटपुट हुआ दोनों का वो 400 kg। ये कैसे हुआ देखिए, बस यहाँ पे समझते, जैसे हीट इंजन है, ये आपका रेफ्रिजरेटर, ये क्या हुआ, ये कुछ वर्क किया होगा, मान लीजिए W1, ठीक है, क्या हुआ, और इसको क्या होगा, इसको मिला W2, ठीक है। और देखिए नेट का मतलब क्या हुआ, 400 किलो। ये समझ में आ रहा है कि नेट का मतलब क्या, जैसे ये तो क्या कुछ वर्क इनपुट वर्क दिया होगा, मगर क्या है, ये पूरा एफिशिएंट ना होने के कारण ट्रांसमिशन में कुछ लॉस हो गया। समझ में रहा है कि नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, Yes, sir. देखिए ये बोल रहा है कि जो नेट हुआ है, नेट वर्क आउटपुट दोनों को मिला के जो हमको वर्क मिला वो हमको 400, नेट वर्क आउटपुट का मतलब समेशन ऑफ वर्क कर देते हैं, टोटल आउटपुट इक्वल टू कितना है, 400 किलो जूल, ठीक है। इसको मान लेते कि रेफ्रिजरेटर, या ये तो W1 किया है, मगर इसको मिला W2, और ये जो नेट आया ये मिला 400 किलो जूल, ठीक है। देखिए तो W2 का नेट का मतलब क्या हुआ, समेशन, तो समेशन क्या है, वर्क बाई हीट इंजन, ठीक है, वर्क बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 400 किलो जूल। अच्छा कोई बता सकते हैं आप प्लस होगा कि माइनस होगा, Plus हो गया सर। प्लस होगा, देखिए ये तो हमको पता है हीट इंजन वर्क देता है, ये तो प्लस होगा, मगर रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वर्क लेता है ना, लेता है ऑन द Yes, sir. सिस्टम है अच्छा हाँ, नेगेटिव बताइए तो ये नेगेटिव होगा ना, समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये हम जो लिखते हैं क्या है, देखिए नेट वर्क आउटपुट आपको दे दिया है, मान लीजिए नेट 400, मतलब नेट का मतलब क्या हुआ, टोटल, दोनों से मिला के जो हमको वर्क मिल रहा है
हमारा 400 kg, मगर हमको ये तो पता है ना कि रेफ्रिजरेटर वर्क लेता है, क्या होगा मान लीजिए वर्क हीट इंजन वर्क रेफ्रिजरेटर 400 kg। क्लियर है कि नहीं क्या चीज़ हम बोल रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और हम लोग क्या माने कि जो हीट इंजन वर्क दे रहा है उसको 1 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको क्या लिख देंगे, W1 माइनस W2 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ठीक है यहाँ तक बताइए। Yes, sir. ठीक है चलिए, अब क्या देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन सर एक सर हीट इंजन से सर W1 वर्क डन हुआ, तो सर रेफ्रिजरेटर में W2 का तो 400 तो लॉस हुआ ना? क्या लॉस मतलब? हाँ लॉस है, यस सर। इसमें कोई दिक्कत है, देखिए आपको अभी न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कोई बता सकता क्या पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। कोई बता सकता है क्या बोल रहा है? सर 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना हीट हाँ। ट्रांसफर किया गया है रेफ्रिजरेटर नहीं को? देखिए, और हाँ देखिए पहला क्वेश्चन पहला बताइए, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर बताइए रेफ्रिजरेंट में और नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये वाला देखिए, ये 50 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, रिजर्वायर नीचे वाला ये वाला। यस तो देखिए तो इसमें टोटल कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई बता सकता है? हाँ देखिए Q2 plus क्या Q3. पूछ रहा है हमसे, Q2 प्लस Q3 पूछ रहा है, समझ में आ रहा है पूछ क्या रहा है? बोल रहा है कि नेट Yes, sir. हीट ट्रांसफर बताइए रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस जो रिजर्वायर है उसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा, क्या होगा? देखिए Q2 जा रहा है और Q3 जा रहा है कि नहीं, ठीक है, तो क्या देगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं क्या पूछ रहा है? यस सर। चलिए समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए डायग्राम और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देखिए नीचे जा रहे हैं, थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए हाँ ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमको क्या क्या पता है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको नेटवर्क दे दिया है, ठीक है, देखिए हमको Q1 दे दिया, मेरे पास पता क्या 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 लिख लेते हैं, देखिए Q1 हमको पता है 25 किलो जूल है, और हमको पता है नेटवर्क का मतलब क्या है, W1 माइनस W2, हमको पता है 400 किलो जूल, और हमको पहला क्वेश्चन में निकालना क्या है, Q2 प्लस Q3, यही निकालना है ना। देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लिख लिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलिए अब क्या देखिए, हमको पता नहीं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ई लोअर बाई टी हायर, लिख सकते हैं कि नहीं? और देखिए Yes, sir. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रिवर्सिबल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोअर टेम्परेचर कितना मेरे पास 326 है कि नहीं, और हायर टेम्परेचर कितना था इंजन का, कोई बताए? 973 था कि नहीं? 970. यस सर। ठीक है, तो हम इससे क्या देखिए, इससे हम क्या इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो बताएगा एफिशिएंसी कितना हुआ हीट इंजन का। 0.668 0.668 सब कहा रहा है कि नहीं? देखिए तो यस सर। ठीक है, और एफिशिएंसी का देखिए और एक फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है कि नहीं, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं बताइए तो। ये हम एफिशिएंसी निकाल लिए, इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि नहीं, बताइए, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं एफिशिएंसी का? यस सर होता है। ठीक है, और देखिए इसमें हमको क्या पता है, W1 नहीं पता है, Q1 पता है कि नहीं पता है, कोई बता सकता है? Q1 दिया है कि Q1 नहीं पता दिया? है सर, यस सर। 2500 किलो जूल. तो देखिए इससे हम W1 निकाल सकते हैं, Yes, sir. यस सर। कितना है W1 कोई बता दो तो। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ 1670, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबका आ रही है वाला चीज। यस सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब W1 हमको मिल गया, तो हम W2 निकाल सकते हैं क्या, बताइए तो। यस सर। देखिए W1 हमको मिल गया, हम W2 निकाल सकते हैं, कोई बताएगा कितना होगा? देखिए ये वाला फॉर्मूला से कितना होगा W2,
सिंपल मैथ है। 1270। सबका आ रहा है कि नहीं बताइए सर? 1270 30 सर वही होगा। क्लियर है कि नहीं? ये कैसे आया W1 W2 यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? W2 कैसे आया? ये वाले फॉर्मूला से, ये देखिए ये वाला W1 माइनस W2 इक्वल टू 400। W2 सर 30 में होगा सर। 30 कैसे होगा? देखिए W1 कितना है? 1670। क्या होगा? 1670 माइनस W2 इक्वल टू 400 कितना होगा? W2 कितना होगा? 100। 1670 माइनस 400 समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। यस सर। 1270 होगा ना? क्लियर है? जिसको नहीं आ रहा था उसको पता चला तो 30 बोल रहे हैं। बताइए, जो अभी गलत बता रहे थे उसको समझ में आया कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं आ रहा आप लोग के यहाँ तक? W1 निकल गया, W2 निकल गया मेरे पास। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? Q1 है हमारे पास, W1 है हमारे पास, W2 है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है Q2 Q3। ठीक है, कोई बता सकता है Q2 कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है Q2 कैसे निकल सकता है? देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस Q2। पता है कि नहीं? देखिए तो यस सर। इससे देखिए हम लोग के पास W1 पता है, Q1 पता है, तो Q2 नहीं निकाल सकते हैं क्या? बताइए तो यस सर। कितना होगा, कोई बता सकते हैं? एट 830 किलो जूल। 830। सबका आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा टिपिकल है। हम ये क्वेश्चन इसलिए कराए कि थोड़ा सा बड़ा है, सब क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल ये बना लीजिएगा तो हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर सब ठीक है। तो ये क्लियर। देखिए हम लोग के पास क्या क्या है? देखिए Q1 मिल चुका है, Q2 मिल चुका है, W1 मिल चुका है, और क्या क्या मिल चुका है? W2 मिल चुका है। ठीक है, अब हमको चाहिए Q3। यही चाहिए ना? देखिए Q3 अभी तक नहीं मिला तो रेड कर रहे हैं। ठीक है, चाहिए हमको Q3। ठीक है, देखिए Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा, कितना है लिखे हुए होंगे या फिर कुछ तो पते होगा। चलिए हमको पता है ना COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पे बता सकता फॉर्मूला क्या होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देखिए तो ये लिख सकते हैं T3 माइनस T2 माइनस T3। बताइए तो हाँ ये पता लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए T3 T2 कैसे आया, तो इसके लिए डायग्राम देखना होगा। देखिए डायग्राम में क्या है, जो हम लिखा है, देखिए जो हम लोग डिराइव किए तो उसमें मत जाइए। देखिए डायग्राम में क्या है, ये T2 है। ठीक है, देखिए ये T2 है, और ये क्या था? T3 था ना? T3 तो क्या लिखते थे? T3 माइनस T2 माइनस T3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना दोनों डिराइव किए थे। यस सर। यस। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए अब इससे क्या होगा? देखिए हम लोग को पता है कि नहीं T3 का वैल्यू पता है कि नहीं? कोई बता सकता है T3 का वैल्यू कितना है? 248। T2 का वैल्यू कितना है? सही है कि नहीं? देखिए तो सही है। बताइए कितना है COP? ठीक है, सबका आ रहा है कि नहीं? देखिए यस सर। ठीक है, अब देखिए COP को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो आउटपुट Q4 अपॉन इनपुट W2 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। आउटपुट ठीक है। देखिए और इसमें हमको क्या पता है? W2 पता है कि नहीं? तो इससे Q4 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बता सकता है कोई Q4 का वैल्यू कितना होगा? 4198.62। 4198
ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए हमको Q4 भी मिल गया। हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन हमको क्या चाहिए था, कोई बता सकता है? Q2 प्लस Q3 चाहिए था ना। यस सर। अभी तो Q4 निकला, तो कोई Q3 निकाल सकता है? बताइए तो Q3 कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? लेकिन तुम Q3 ऐसे निकाल सकते हैं, Q4 प्लस W2 ऊपर पे W2 बराबर Q3 निकाल सकते हैं इससे। अच्छा अब देखिए Q4 का वैल्यू दिया 4.98.6 और W2 भी अभी हम लोग निकाले थे 1270। बताइए तो Q3 का वैल्यू क्या होगा? 5468.62 5468 चलिए ठीक क्लियर है। यहाँ तक कैसे कैसे निकल रहा है देखिए, यहाँ तक क्लियर है क्या हो रहा है? यस सर। चलिए Yes, तो sir. आप देखिए, अब पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? सर हम बाहर चले गए थे, थोड़ा सा पीछे बता दीजिए तो। आप बाहर कहाँ चल गए थे बताइए? नेट खराब हो गया था। अच्छा हमको लगा कि बाहर चल गए इसके थे, बाद सर, पता नहीं। कॉप के बाद। अच्छा देखिए ये वाला चीज समझ में आ रहा है, ये वाला Yes, sir. फॉर्मूला कैसे आया था? तो क्या बात, इसमें टेम्परेचर का वैल्यू पुट किए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए टेम्परेचर दिया हुआ हम लोग का T3 T2 T3 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? इससे क्या निकला, मेरा निकल गया COP। और देखिए COP का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, पता है ना? इफिशियंसी Yes, या sir. फिर तो क्या हुआ, देखिए आउटपुट इसमें हमको क्या मिल रहा है Q4। देखिए अपना हीट इंडिया, देखिए ये वाला डायग्राम जो था ना ऊपर, इसमें हाँ, देखिएगा आउटपुट Q4 और इनपुट क्या था W2। फ्रिज में इनपुट कितना जा रहा था, W2। यस सर। ठीक है, देखिए W2 का वैल्यू हमको पता है। ठीक है, W2 Yes, का हमको वैल्यू पता है, तो हम इसे समझ Q4 गए। निकाल लिए। और जब Q4 निकाल लिए तो क्या हुआ, और ये देखिए जब Q4 हम लोग का निकल गया, तो Q4 निकल गया तो ये फॉर्मूला से Q3 निकलेगा कि नहीं? देखिए तो Q4 प्लस W2 Yes, इक्वल टू sir. Q3। Q3 निकाल लिया। आप पूछ क्या रहा पहला क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था? Q2 प्लस Q3 पूछ रहा था ना शायद। 2 प्लस Yes, sir. अच्छा कोई जोड़ के बताए तो कितना होगा, सिंपल चीज है। 6298.62 6298.62 आ रहा है कि नहीं सबका? देखिए ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए ये आंसर है आपका। ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलिए ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट हम नहीं करवा रहे क्योंकि थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलिएगा तो करवा देंगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब हमको थोड़ा थ्योरी भी पढ़ाना है ना, टाइम हो जाएगा पढ़ाने का, तो हम पढ़ा दें। चलिए अब देखिए और एक न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. देखिए ये कोई बता सकता है किस टॉपिक से? देखिए क्लासीफाई विच ऑफ द रिजल्ट रिपोर्ट अ रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन और इम्पॉसिबल रिजल्ट। कोई बता सकते हैं? हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई इंजन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है कि इम्पॉसिबल है? हम लोग कुछ पढ़े थे इसके बारे में। Heat pump, sir. हीट पंप नहीं, हम बोल रहे कि ये जो कौन बता सकते हैं? QYT लॉसियस इनइक्वालिटी। हाँ देखिए क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। ठीक है सही, तो ये क्वेश्चन अगर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, तो किसी को याद है Yes, sir. EQ/T होता था ना, लेस देन इक्वल टू 0। EQ/T लेस देन इक्वल टू 0 होता था। यदि Yes, sir. DQ/T 0 हो गया तो क्या होगा? रिवर्सिबल। DQ/T लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा? इरिवर्सिबल। और DQ/T ग्रेटर Impossible. देन 0 होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये हो गया Yes. रिवर्सिबल, ये हो गया इरिवर्सिबल। आपका इरिवर्सिबल, और ये हो गया Impossible. इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ना कि बताइए रिवर्सिबल कौन है, इरिवर्सिबल कौन है और इम्पॉसिबल कौन है? समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Yes, sir. देखो चलिए तो बनाए चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। तो फर्स्ट पार्ट जो 1 दिया हुआ है, सोचिए तो क्या हो सकता है। देखिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि 300 kg per second of heat is supplied at a constant fixed temperature of 290 डिग्री सेल्सियस टू a heat engine। मान लीजिए ऐसा है एक हीट इंजन। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना 290 डिग्री सेल्सियस, इसको कोई केल्विन में कन्वर्ट कर सकता है? हर चीज को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 563 केल्विन। 563 केल्विन। ठीक है, क्या हो रहा है 300 किलो जूल
पर सेकेंड में किलोवाट लिखिए, ठीक है। मतलब कि इतना हीट सप्लाई कर रहा है 290 डिग्री सेल्सियस टू अ हीट इंजन, ठीक है। द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस एट 8.5 डिग्री सेल्सियस, 8.5 डिग्री सेल्सियस पे रिजेक्ट कर रहा है। इसको कोई केल्विन में बता सकता है? 281.5। 281.5 क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आप देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है। आप बोल रहे हैं कि आप बताइए कि रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल कौन कौन सा कहते हैं? पहला क्या कहते हैं? 215 किलो जूल पर सेकेंड और रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ये होगा कि नहीं बताइए तो? यस सर। रिजेक्टेड। अब हम कैसे क्या करेंगे? हमको क्या करना है पता लगाने के लिए? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है तो क्या करेंगे कि नहीं बताइए तो? ठीक है, इसको मान लेते हैं हम Q1, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं Q2, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2। क्या करेंगे? Q1/T1, ठीक है, Q2/T2। चलिए साइन बताइए तो। हर चीज बताए ना, Q में हमेशा साइन होता है। Q1 में क्या होगा? Q1 प्लस। Q1 के साथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर, Q2 पॉजिटिव। और Q2 के साथ पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए सिस्टम से बाहर निकल रहा है ना, देखिए मेरा हीट इंजन है, ठीक सर। सिस्टम से बाहर निकल रहा है कि नहीं? सिस्टम मेरा क्या हीट इंजन है ना। तो देखिए Q1 तो सिस्टम में जा रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और क्या आ रहा है? Q2 क्या आ रहा है? सिस्टम से निकल रहा है तो नेगेटिव होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये नेगेटिव क्यों हुआ? यस सर। समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। समझ में आया ना? आपको गलती नहीं ना होना चाहिए कि देखिए हमेशा बोले ना सिस्टम आगे पहले पहचानिए। मेरा सिस्टम इंजन है, इंजन पे हीट जाएगा तो पॉजिटिव, निकलेगा तो नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. क्या होगा? Yes, sir. चलिए तो Q1 में क्या होगा? 300, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? T1 563, Q2 क्या आ जाएगा? 250, और T2 क्या आ जाएगा? 281.5। वही चलिए जल्दी से बताइए तो ये सब फाइनल ऐड उड करके जो भी माइनस प्लस करके कितना आ रहा है? -0.23। एक सेकंड सबको कर लेने दीजिए। अभी हम नहीं बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, आगे करिए तो। चलिए और किसी का है क्या? एक तो आंसर आया हमको माइनस कितना बोल रहे थे? माइनस -0.23। हाँ। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? कुछ अलग? अच्छा आप लोग तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2 3 ठीक है यहाँ तक। चलिए अरे कोई वॉइस का आ रहा है कि नहीं? गर्ल्स का ही आ गया क्या है? चलिए सही है सर। चल आ रहा है सर। अच्छा माइनस का मतलब क्या हुआ? किस टाइप का साइकिल है कोई बता सकता है? इरिवर्सिबल। इसको क्या लिखेंगे? दिस साइकिल इज इरिवर्सिबल। क्लियर है क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या यस था? सर। और देखिए दूसरा पार्ट क्या है? अब क्या करना, बस इसको चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, अब चेंज होके क्या हो गया? 150 किलो जूल पर सेकेंड। अब देखिए 150 किलोवाट हो गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब इसका क्या Yes, करेंगे? sir. समेशन Q1/T1। इसमें क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? Q2 में माइनस ही होगा। क्लियर है ना? माइनस। ठीक है, तो अब क्या होगा? Q1 कितना है? Q1 तो फिक्स है भाई सबका 563। देखिए Q2 चेंज हो गया 150/281.5। कोई बता सकता है कितना हो रहा है? 0 सर। 0 आ गया? पक्का है ना? तो ठीक है, एकदम सही है। तो 0 का मतलब क्या भाई? कौन सा साइकिल है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में बस एक ही चीज चेंज होगा, बताइए आप। बस ये चेंज इम्पॉसिबल होते है। हैं। आप लोग तेज ही है, आप क्या बोल सकते हैं? पहले बिना कैलकुलेट करके बता दो। चलिए सही है। तो Q1/T1 -Q2/T2। हमको वैल्यू बताइए। चलिए इम्पॉसिबल तो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू बता दें हमको। 0.296। कितना आ रहा है कोई बताए? पॉइंट कितना बोलो? 0.2664। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है ना? यस सर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? सेकंड इसका लॉ मतलब थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, आना होगा तो इस पार्ट से। देखिए आप लोग को हम क्या क्या करवाते थे सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल में हम
आपको हीट इंजन का करवाना है, रेफ्रिजरेटर का करवा लिया, हीट पंप का करवा लिया, आज क्या कंबाइन करवाइए, दोनों का कंबाइन था ना, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर दोनों कंबाइन टाइप का। Yes. ठीक है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर चलिए करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या 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 करवाएं, ये कौन सा टॉपिक है, क्लॉसियस वाला। ठीक है, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब जब नेक्स्ट करवाएंगे हम तो अब इंट्रॉपी से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। क्लियर सर। चलिए, होप करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत आ रहा है सर। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए पिछले क्लास में किसी को याद है क्या क्या पढ़े थे इंट्रॉपी में। अब इंट्रॉपी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सर फॉर्मूला देखे थे बहुत सारा हम लोग। देखिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते क्वेश्चन हैं। देखे थे सर। देखिए इंट्रॉपी हम लोग बोले थे किसके चीज होता है, देखिए IIR ये सब पढ़े थे कुछ। यस सर, IIR और EI। ठीक है, ठीक है, ये होता था इंटरनल और ये होता था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हीट देखते तो इंटरनल में फ्रिक्शन देखते थे कि नहीं। यस सर। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए थे, मान लीजिए Friction रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल साइकिल है, क्या होता था रिवर्सिबल में, जब पार्ट जीरो हो जाता था ना। यस सर। रिवर्सिबल में क्योंकि क्या रिवर्सिबल का मतलब Yes, क्या, sir. फ्रिक्शन लेस। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, Friction आइडियल नहीं साइकिल। आइडियल साइकिल यही होता था ना, इसमें जीरो तो सिर्फ इसी पर डिपेंड करता था, डिपेंड करता था इसमें। फिर इसका इक्वेशन निकाले थे, तीन निकाले थे ना, किसी को याद है। यस सर। क्या कहते हैं, क्या एक था Q/T dQ/T, एक पॉजिटिव था, एक dQ/T नेगेटिव था और एक जीरो था। तो बता सकता है Yes. ये क्या था, ये हीट एडेड था, है ना, जब हीट ऐड करते थे। यस सर, ये हीट रिजेक्ट किया। जब हीट रिजेक्ट और ये एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस का कुछ नाम था, जब ये क्या हुआ इंट्रॉपी जीरो हो गया, चेंज इन इंट्रॉपी का कुछ नाम। पॉलिट्रॉपिक था सर। पॉलिट्रॉपिक नहीं, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर था ये सब चीज। यस सर। यस सर। चलिए फिर हम लोग क्या किए थे, कुछ याद है ये तो। उसके बाद फिर इरिवर्सिबल इंजन का हल्का फुल्का देखे थे। फिर हम लोग क्या किए थे, देखिए आप क्लोज साइकिल का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। उससे हम लोग क्या करे थे, देखिए एक इक्वेशन आएगा TDS इज इक्वल टू DQ प्लस PdV, ऐसे कुछ आ रहा था क्या, वन इक्वेशन Yes, ऐसे sir. करके लिखे थे। TDS इज इक्वल टू DS माइनस VDC, कुछ ऐसा आ रहा था क्या, बताइए तो। Yes. किसी को याद है कि नहीं है कि हाँ हाँ। याद है ना। चलिए यस सर। फिर इससे फिर और एक कुछ इक्वेशन निकाले थे, जिसको हम ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर एक और एक इक्वेशन निकाले थे। ठीक है, जिसमें किसका यूज किए थे, PV इक्वल टू MRT करके यूज किए थे कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। यस। चलिए तो उसका कोई फाइनल बता सकता है क्या, क्या क्या हो रहा था, कहीं आप लोग कॉपी में लिखे हो। CVln T2/T1 प्लस Rln T2/T1। CVln T2/T1 प्लस RSln V2/V1, ये आ रहा था। यस सर। ठीक है, और एक आया था, एक और आया था। जब ये इक्वेशन से यूज किए थे तो ये आ रहा था। ठीक है, फिर जब ये इक्वेशन का यूज किए थे तो ये आ रहा था। इसका फॉर्मूला ये था, CP था सर। CP ln T2 CPln। ये था कि नहीं। यस सर, R2/R1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था ना सबको। चलिए अब ये क्या हो गया, देखिए क्लोज साइकिल में अब क्या होगा, हम लोग अलग अलग प्रोसेस देखेंगे। अलग अलग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पढ़ते थे कि नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पढ़े हैं कि नहीं। ये फॉर्मूला आप लोग लिखिए कहीं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए फर्स्ट प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है, मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं, देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। यस सर। ठीक है, तो इसका देखिए अब मेरे पास इंट्रॉपी का दो फार्मूला है, जो अभी पिछले बार हम लिखे थे, दो फार्मूला लिखे थे ना, क्या थी, एक था आपका CPln T2/T1 माइनस ln P2/T1। ठीक है, या फिर ये है CVln T2/T1, दोनों एक ही है DS का, प्लस Rln T2/V1। देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, P2 इक्वल टू P1 होगा कि नहीं। यस सर। जब P2 P1 हो जाएगा तो ln1 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता Zero. सकता है।
जीरो। Zero, ये sir. क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं, बस वही रह जाएगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, कोई बड़ा चीज तो हम नहीं बता रहे हैं, एकदम नहीं। सिंपल है, ठीक है। जब प्रेशर को क्या हो जाएगा, जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एंट्रोपी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है, क्लियर है कि नहीं, Yes. ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखिए दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्मूला हम पुट करें कि थोड़ा सिंपलीफाई हो, CV ln T2 by T1. ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो V2 V1 इक्वल हो गया, तो क्या Zero रहेगा, हो CV ln T2 by T1. क्लियर है कि नहीं, ये Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा प्रोसेस क्या मान लेते हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, T2 बराबर T1. टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए तो इसमें क्या हमारे दो फॉर्मूला है, या फिर देखिए तो इससे हम दो फॉर्मूला हमको मिल सकता है कि नहीं, ये क्या हुआ, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा ना दोनों में, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो क्या होगा, देखिए डीएस का दो फॉर्मूला, या तो ये या फिर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड नहीं है, और लिख दे रहे, जैसे पता चला आप लोग डिवाइड कर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कैसे आया, ये अलग चीज सेम चीज है, बस P2 P1 हो गया, फिर ये जीरो, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में P2 और P1 दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सर. फर्स्ट करेंगे, क्योंकि हमको P2 P1 पता है। मान लीजिए हमको V2 V1 पता रहेगा, तो सेकंड फॉर्मूला पुट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो Yes, रहा है। sir. चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब कौन सा प्रोसेस होता है, तो कोई बता सकता है। देखिए अब चौथा जाते हैं एडियाबेटिक, था ना, ये प्रोसेस था कि नहीं, एडियाबेटिक को क्या रहता है, Yes, sir. हाँ. Q बराबर 0. ठीक है। देखिए ये तो सही है, देखिए ये जो फॉर्मूला में है, कहीं हमको क्यू का रिलेशन तो हमको मिल नहीं रहा है, नहीं ना मिल रहा, कहीं क्यू के टर्म में है ये फॉर्मूला, नहीं सर. बताइए। देखिए तो हम लोग ये कुछ पढ़े एंट्रोपी का फॉर्मूला, पढ़े कि नहीं, फर्स्ट क्लास में एकदम, Yes, sir. क्या बोले थे, तो इसमें क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, Yes, sir. इसका मतलब सीधा सा बात है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, जीरो होगा। और ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, जस्ट पहले हो रहा था ना कि इस प्रोसेस का नाम भी एक होता है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हम सब रिवर्सिबल साइकिल का है, ठीक है, तो इरिवर्सिबल उसमें कुछ अलग होता है, ठीक है। जितना भी आइसोथर्मल है तो भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक है वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक क्या हो रहा है। Yes, सर अभी तक जो भी फॉर्मूला लिखवाए अभी 1 से 4 तक वो सभी रिवर्सिबल कहते हैं. सब रिवर्सिबल, ओके. ठीक है। इरिवर्सिबल का आगे डिस्कस होगा, ठीक, चलिए यहाँ तक लिखते हैं। और एक कुछ प्रोसेस है याद है आप लोगों को, एंड होने करते थे, याद है, Polytropic. पॉलीट्रॉपिक टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको करने के लिए इसका कुछ एक लॉस है, किसी को याद है, कांस्टेंट लिखते थे, Yes, sir. इक्वल टू कांस्टेंट लिखते थे ना, ये चीज Yes, sir. पॉलीट्रॉपिक में। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 by P2 इक्वल टू V2 by V1 टू द पावर 10, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और देखिए हमको ये पता है ना, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये कैसे आया, देखिए Pv इक्वल टू MRT, इसी से है, MR का कांस्टेंट रहता है, P1 V1 by T1 P2 V2 by T2 हो सकता है कि नहीं, बताइए तो। जब Pv by T कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए P1 by P2 तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, V2 by V1 इक्वल टू T1 by T2, बताइए तो, मैं बता सकते हैं ये कैसे है, बताइए। देखिए क्या किए, T1 Yes, sir. T2 को यहाँ पे ले आए, इसी को बस रीअरेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या हम बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कुछ भी, यस ठीक सर. है, ठीक है। और देखिए ये इक्वेशन से V2 by V1 इक्वल टू
एन, इसको हम देखिए क्या किए, ये P1/P2 तो P1/P2 की जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो यस इसको ये लिख सकते हैं ना, तो ये क्या किया V2/V1 इंटू P1/P2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 ये V1 है, ठीक है, V2/V1 n-1 n-1 T1/T2। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? नो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, तो नीचे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हम V2/V1 यहाँ पे लिखते, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये अलग यहाँ से V2/V1 सर इसको n-1 कैसे लीजिए? देख के बता रहे हैं, ठीक है, V2/V1 टू दी पावर n। ये वाला इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? ये वाला देखिए तो यस सर। क्या करेंगे, V2/V1 n है, अब इसको हम डिवाइड कर दिए इससे, तो डिवाइड में जाएगा ना, तो पावर माइनस वन। समझ रहे हैं क्या चीज़ हो रहा है? देखिए 1 है, ये 1 होगा कि नहीं? हाँ जब V2 ये n है और ये V2 ये क्या जाएगा 1। मान लीजिए सिर्फ V2 को हम देख रहे हैं, V2 टू दी पावर n, V2 टू दी पावर 1 तो क्या जाएगा V2 n-1 नहीं होगा? देखिए तो यस सर। हाँ वही चीज़ है, समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्लियर चलिए तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो ये U1/n-1 यस सर। लिख सकते हैं ना? बताइए किसी को समझ में ना आए बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे आया यहाँ से, इसके बाद ये बताइए, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। चलिए तो अब जो है मेरा इंट्रॉपी का फॉर्मूला उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए क्या होता है, EV/Ln R-Ln V2/V1। क्या करेंगे देखिए, V2/V1 की जगह पे ये वाला चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो यस सर। बस वही लिख देना है। इसी की जगह पे लिख देंगे T1/T2। देखिए कोई चीज़ आप लोग को रटना नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आराम से आप लोग ये कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। दो ही तो इक्वेशन है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, बस इसी पे आप लोगों को पूरा बन जाएगा, कोई पूरा फॉर्म इतना तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे आया ये वाला इक्वेशन? ठीक है ना? ये कैसे आया? चलिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं H2/S EV/Ln T2/T1 माइनस R। क्या अगर जब पावर रहता है तो पावर को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई दिस ये देखिए ये समझ में आ रहा है, ये कैसे हम लिखे ये अलग चीज -R टू द पावर n Yes, sir. -1, ये क्या हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? यस फिर ये देखिए ये आप लोगों का एक इक्वेशन है, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, ये हो गया आपकी इक्वेशन। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, मेरे पास R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, या तो ये आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग का फाइनल समझ में आ रहा है कैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कैसे निकल रहा है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, n का वैल्यू चाहिए रहता है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n का वैल्यू क्या रहता है, मैं वहीं पर मान लीजिए आपको गामा दे देगा, ठीक है, तो एक बार चीज चेंज होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे गामा हो जाएगा, ठीक है, और एयर के लिए क्या होता है 1.4 होता है, 1.4 ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया कैसे डिराइव हुआ? बताइए ये चीज समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए इसको और हम लोग आगे करते हैं, मतलब इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, आर को हटा सकते हैं, ई को हटा सकते हैं, जो आपको मन है। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आप लोगों को, याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बस ये याद करिए या डिराइव कर लीजिए। फाइनल में कुछ इस टाइप का आता है, इतना आप लोग को याद नहीं करना है, मगर देखिए याद हो जाए तो बढ़िया, वैसे ये आएगा नहीं आपको, यहाँ तक आप लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर है कि नहीं, ये तो इसको आगे डिराइव करेंगे तो ये करना नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला इक्वेशन ये कैसे आया था यहाँ से वाली टॉपिक को। चलिए देखिए एक चीज क्या है, देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं,
ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए, तो इसमें देखिए सब प्रोसेस का इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला दिया हुआ दिया है कि नहीं? देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम का ये हम लोग निकाले थे कि नहीं? Cv ln T2/T1। कांस्टेंट प्रेशर में निकाले थे कि नहीं? Cp ln T2/T1। आइसोथर्मल में निकालते R ln V2/V1। जनरल केस देखिए, ठीक है? ये एडियाबेटिक में 0 आए थे कि नहीं आए थे? यस सर। ठीक है, तो देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें पूरा इंट्रोपी का फॉर्मूला, वैसे तो हम तो नहीं बोलेंगे याद करने के लिए, सिर्फ ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा तो जनरल कैसे है। हाँ, ये देखिए, ये जो जनरल केस है आपका, इसमें भी ये दोनों, ठीक है? ये देखिए, ये फर्स्ट वाला और ये आपका थर्ड वाला, ठीक है? ये फर्स्ट और थर्ड वाला आपको याद रहेगा तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, देखिए इसी से ये डिराइव हुआ है कि नहीं? देखिए हुआ है ना? देखिए ये Yes, देखिए sir. फर्स्ट वाला से ये डिराइव हुआ है कि नहीं? देखिए समझ रहे हैं ना क्या है? बस तो आप लोग को मेन ये दो फॉर्मूला नंबर 1 और नंबर 3 याद रहेगा तो आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर के टर्म में दिया, प्रेशर के टर्म में दिया, सब आप लोग को निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है? Yes, sir. यस ठीक है, सर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तब यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया था क्या? ये तो क्लोज प्रोसेस था कि नहीं था? ये सब ये जितना था क्लोज प्रोसेस का था, ठीक है? तो अभी देखिए एक बार और रिवाइज करवा देते हैं, जितना भी अभी हम फॉर्मूला पढ़े सब क्लोज प्रोसेस था, ठीक है? और एक क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस था। क्यों था? इसका भी कारण था। देखिए, जब हम लोग डीएस का बात किए थे तो एक होता था IIR प्लस DS बाई एक्सटर्नल इंटरेक्शन, ठीक है? ये 0 कब होता था? जब रिवर्सिबल। देखिए, तो अब जो डीएस होता था ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता था। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस का है। तो क्या इसमें क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो हमको ये भी कैलकुलेट करना होगा कि नहीं? IIR की फ्रिक्शन कितना लगा, समझ रहे हैं ना? तो ये जो फॉर्मूला, हाँ बोलिए सर S2 माइनस S1 वाला अभी आप एक और फॉर्मूला लिखे थे ना लास्ट में? एक सेकेंड, ये वाला बोल रहे हैं क्या? यस सर। ये एंड में जो है ये वाला चीज, हाँ तो ये देखिए, अच्छा लिख लिए वो जो चार सब देखिए, जो अभी हम आपको दिखाए थे ना, इसमें देखिए ये दिखाया है ना, ये देखिए n-2 by n-1 समझा रहे थे। क्या n-1 एक सेकेंड गामा ये बोल रहे हैं तो n गामा माइनस है। गामा। वही n- गामा वही। तो गामा तो आप लोगों को पता है ना क्या है? गामा पता है कि नहीं? n पता है कि नहीं? ये देखिए, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है? इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? बस कुछ नहीं, फॉर्मूला है। ये देखिए, ये जो चार्ट है आप लोगों को, ये हम आज अपलोड कर देंगे, ठीक है? ये देख लीजिएगा, ये आप लोगों को पता रहेगा तो पूरा आप लोग इंट्रोपी का एक एक क्वेश्चन बना दीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल, प्रेशर टेम्परेचर दिया रहेगा, वॉल्यूम प्रेशर दिया रहेगा, आपको निकालना इंट्रोपी चेंज कितनी, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक? क्या बोल रहे थे? जो इंट्रोपी चेंज हुआ है हम लोग सिर्फ रिवर्सिबल, जो फॉर्मूला जितना भी अभी तक पढ़े रिवर्सिबल का है, क्योंकि तो इरिवर्सिबल रहता तो हमको फ्रिक्शन का भी वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है? जो कि अभी हम लोग निकाले नहीं है, ठीक है? तो ये सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन का है। असली में देखा जाए तो जितना फॉर्मूला है वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कुछ ये तो इरिवर्सिबल का भी करेंगे ना सर? क्लियर है। देखिए, इरिवर्सिबल का करेंगे या फिर हो सकता नहीं करेगा, तो मैक्सिमम चांस नहीं, क्योंकि इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा? आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? इतना हम लोग कर पाएंगे फ्रिक्शन कैलकुलेट? मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए क्या चाहिए हमको? यहाँ पे म्यू का वैल्यू चाहिए कि नहीं? याद है फ्रिक्शन कैसे निकलता है? इतना टफ हम लोग को नहीं आएगा सर? नहीं, वो हम लोग को भी नहीं है, आप लोग को है ही नहीं, मैकेनिकल वाले को भी नहीं पढ़ना, ठीक है? तो आप लोग को पढ़ना है रिवर्सिबल का, ठीक है? इसे इरिवर्सिबल हम नहीं पढ़ेंगे, बस हम इतना बता दिए, इरिवर्सिबल केस में ये 0 नहीं होता है, ठीक है ना? मान लीजिए थ्योरी पूछ लेगा,
असली में बोलेगा इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी इज द समेशन ऑफ ये दो चीज, इंटरनल इंटरेक्शन और एक्सटर्नल, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इंटरेक्शन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल केस में क्या होता है, ये IAR 0 हो जाता है, तो अब जो इंट्रोपी निकलता है वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरेक्शन का है। अब जितना भी तो मेरे पास फॉर्मूला है उससे सिर्फ रिवर्सिबल के केस में। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक रिवर्सिबल हम लोग को पढ़ना नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अब देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े, सेकेंड लॉ पढ़े। देखिए अब आ रहा है कौन सा लॉ, दिख रहा है आप लोग को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ में आ रही है क्या है? देखिए फर्स्ट लॉ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। सेकेंड लॉ भी पढ़े थे। सेकेंड लॉ में क्या था, क्लॉसियस और आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ आ रहा है। थर्ड लॉ क्या, इंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है। बस लाइन है, पूछेगा भी नहीं हमको लगता आप लोग सिलेबस में, बस हम बता दे रहे, मान लीजिए आगे क्या। देखिए एक लाइन, द इंट्रोपी ऑफ ऑल द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, कोई बता सकता है बोल क्या रहा है, बताइए तो। इसका मतलब क्या है, इंट्रोपी ऑफ ऑल द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, कोई बता सकता है, पढ़े कि नहीं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273 केल्विन। जब भी आप लोग पढ़ाए तो फर्स्ट क्लास में टेम्परेचर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं, -273 क्या है, इससे लोअर नहीं जा सकता। इससे लोअर कहीं आप लोग नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस हुआ कि नहीं, एक तरीका से रेफरेंस है ना कि भाई इसके नीचे हम नहीं जा सकते, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए तो क्या बोला कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यदि हम पहुंच जाएंगे तो इंट्रोपी जीरो हो जाएगा। आप लोग को लग रहा है कि नहीं कि इंट्रोपी जीरो होगा कि नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर में? देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए क्रिस्टल है या फिर सॉलिड है, क्या होगा एब्सोल्यूट जीरो में, इतना ही ठंडा है, इतना ही कोल्ड है कि पूरा ये टाइटली पैक्ड हो जाएगा सर। एकदम टाइटली पैक्ड, मतलब कोई भी हल्का सा भी मूवमेंट नहीं, ठीक है। और हमको पता है ना कि इंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है कि नहीं, तो क्या है यहाँ पे रैंडमनेस जीरो है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए थर्ड लॉ ये बोलता है कि यदि हम लोग क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल ले लिए, ठीक है, उसको यदि हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 केल्विन पे ले गए तो वहाँ पे उसका इंट्रोपी जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखा जाए फिर। यस सर। तो होप करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अटेंडेंस का लिंक दिख रहा है आप लोगों को। यस। तो आज हम क्या करेंगे, अभी जो पढ़ा है उसको हम आप लोगों का वो जो प्रोफाइल नहीं है स्टूडेंट का, उसमें इसका नोट्स डाल देंगे, गूगल क्लासरूम में भी डाल देंगे। आप लोग को जहाँ से देखना होगा देखिएगा, हो सके तो जाके वो कॉलेज वाले से देखिएगा, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि स्टूडेंट को बोलिए वहाँ से डाउनलोड करें और हम लोग को रेट करें कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। ख़राब पढ़ाते हैं तो 1 दीजिए, ठीक ठाक पढ़ाते हैं तो एवरेज दीजिए, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास 15 मिनट बाद, ठीक है, 12 बजे। और लीव करके मत जाइएगा यदि हो सके तो। ओके सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर।